Hi everyone, hope you all are doing well. Here I am with chapter number 5 of class 8 history, and the name of the chapter is The Revolt of 1857. In this video we'll study about the causes of the revolt of 1857. Fine. So these are some causes. Let's have a look. Social and religious causes, economic causes, political causes, military causes, immediate causes. So let me start with the social and religious causes in detail. Social and religious causes. You can see this picture. I will explain about these pictures through some points. So पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1 point, laws that interfered with the religion and customs of the people. So here the Christian missionaries जो थी, they tried to convert the Indians to the Christianity, and they got full support of the British who extend extra facilities for them. And in 1850 also they made new law that was related to the conversion to Christianity easier. ठीक है, उन्होंने एक लॉ पास किया था, लॉ बनाया था जिसमें ईजिली वो क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट कर देते थे, किनको, हिंदूज़ को. क्लियर. नेक्स्ट आता है फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन. सो कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उस क्रिएट की गई थी जिसमें they basically created a sense of fear both among the Hindus and Muslims that their religion was in danger. उन्होंने बताया कि आपका religion danger में है. और activities of the Christian missionaries led people to believe that they all would soon be converted to Christianity. और वो उन एक्टिविटीज़ में देखा गया कि वो अपने धीरे धीरे से जो क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू जो हैं क्रिश्चियन की तरफ कन्वर्ट होते दिख रहे थे. सो दिस बिलीव्स यूनाइटेड पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, और इसी की वजह से ये हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते दिखे. रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म डन बाय द ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड. उन्होंने इस इंडियन सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करी क्योंकि उन्होंने एक चीज़ देखी थी, एक एक्टिविटी थी दैट वी कॉल्ड सती प्रथा. तो उन्होंने इसको स्टॉप करना चाहा, तो उन्होंने इसके रिलेटेड लॉ पास किया जिसमें मेंशन था कि टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज रीमैरिज ऑफ विडो. ठीक है, यहाँ पर एक हस्बैंड की पायरी के साथ में वाइफ को भी जला दिया जाता था. दैट वाज नॉट गुड. उन्होंने रियलाइज़ किया तो उन्होंने वहीं इसको स्टॉप करना चाहा. और येस, इट वाज गुड फॉर इंडियंस, बट सम इंडियंस वर नॉट बिलीव दैट. दे बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. क्लियर. नेक्स्ट आता है इंडिग्निटीज हर्ल्ड एट इंडियंस. सो जो इंग्लिश मैन थे वो सपोज करते थे कि इन्हें सैल्यूट किया जाए बाय इंडियंस, बाय नेटिव्स. और इंग्लिश मैन इन इंडिया दे कुड इंसल्ट, ह्यूमिलिएट एंड इवन किल इंडियंस एट विल. वो उनको मार भी सकते थे. और इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इन ट्रेन्स एज वेल. And they also were denied to choose some higher opportunity in some high post, और कैन से उनको गवर्नमेंट जॉब में भी प्रमोशन देने का राइट नहीं दिया गया था. क्लियर. नेक्स्ट आता है एप्रीहेंशन about English education. So the Christian missionaries they had established a number of schools in British India, and the Indians feared that the British objectives was not so much the promotion of education, literature and societies as to encourage people to become Christian. ठीक है, तो यहाँ पर इंडियंस को ये एक फियर रहता था कि इंग्लिश एजुकेशन के बाद ज़्यादा किसका नाम होगा, क्रिश्चियंस का ही नाम होगा. तो वो इस चीज़ को नहीं चाह रहे थे कि इसका प्रमोशन हो, है ना. वो चाहते थे कि मतलब जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो हमारे बच्चों में कहीं ना कहीं रहें. क्लियर. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉजेज. नंबर 1, रूइंस ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स. सो हियर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरा इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और हैवी ड्यूटीज़ लगा दी. किस पर? इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन सिल्क पर, कॉटन टेक्सटाइल पर. पूरी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया. On the other hand, British goods were imported in India at a nominal duty. बहुत ज़्यादा higher price पे नहीं रखा. The craftsmen also left their town and they had to went to the village
इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. एज अ रिजल्ट फेमस जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड सूरत, that were completely deserted. Next, impoverishment of the cultivators. Here, the permanent settlements of Bengal, they made zamindars and the absolute owners of their estate. ठीक है. Then they had the power to eject the cultivators for non-payment of dues. जमींदार्स के पास में पावर थी कि वो कल्टिवेटर्स को हटा दें. रीज़न बिहाइंड दिस, अगर वो किसी भी रीज़न से ड्यूज़ को पे नहीं कर पाते हैं, और दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड मॉनसून, जिसकी वजह से डिज़ास्टर होता है, वो पीजेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते थे. And if they were unable to pay land revenue, for that they compelled to borrow from the money lender. अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, तो दे हैड टू वर्क अंडर द pressure of money lender. India reduced to an agricultural colony of the Britishers. So of the British क्या है यहाँ पर, they insisted on the cultivation of export crops such as jute, opium and indigo. ठीक है. ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जूट को, ओपियम को और इंडिगो को, और ब्रिटिश कंपनी ही सारी चीज़ों को मैनेज करती थी. और जो मैन्युफैक्चरर्स थे इंग्लैंड में, दे रिक्वायर्ड मैनी रॉ मटेरियल सच एज कॉटन एंड ऑयल सीड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, एंड दस क्या होता था, दे दस मेड इंडिया एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. उन्होंने इंडिया को ही एग्रीकल्चरल कॉलोनी बना दिया. इन ह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू इंडिगो कल्टिवेटर्स. अब इंडिगो की कल्टिवेटर्स के लिए उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, और क्योंकि इंडिगो की जो ट्रेडिंग होती थी, दैट वर हाईली प्रॉफिटेबल टू द यूरोपियंस एंड ब्रिटिश प्लांटर्स, तो उसके लिए ये इंडियन से ही काम लेते थे. और जो पीजेंट्स थे, दे हैड टू वर्क वर फार फ्रॉम द बीइंग ह्यूमन बीइंग, उनको अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ता था, एंड दिस कोज्ड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट. फाइन. सो बेसिकली फॉर प्लांटिंग इंडिगो, सारे जो इंडियंस कल्टिवेटर्स थे उनका बेसिकली उनका मिसयूज़ किया जाता था. क्लियर. देन ड्रेन ऑफ वेल्थ. The drain of Indian wealth by the British in various ways was also very much resented by the Indians. How? जितने भी इंडियंस थे वो रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करते थे, बट जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, दैट वाज नॉट सो कॉस्टली, वो उसको सस्ते में लेते थे, एंड दे जस्ट कन्वर्टेड ऑल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और उसको वो महंगे में इंडियंस को ही सेल करते थे. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल कॉजेज़. यू कैन सी फर्स्ट पिक्चर, इट्स अ इरोजन ऑफ नवाब्स पावर. यहाँ पे इरोजन मतलब उनकी पावर हट जाना, तो आप समझ सकते हो. द पावर ऑफ नवाब्स एंड राजाज हैड बीन इरोडिंग कंसिस्टेंटली सिंस द मिड 18th सेंचुरी. मिड 18th सेंचुरी में इनकी पावर जाती दिख रही थी. एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन द कोर्ट ऑफ मैनी रूलर्स. ठीक है. ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कोर्ट्स की सेटअप कर दी, जिसमें बहुत सारे रूलर्स होते थे. फ्रीडम ऑफ द रूलर्स दैट हैड बीन कर्ब्ड, और इनकी देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे. तो बेसिकली जो पावर इनके हाथ में थी, नवाब्स के हाथ में, सारी पावर किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिशर्स के अंडर चली गई. ठीक है. एंड दे हैड लॉस्ट देयर अथॉरिटी, इनकम एज वेल एज ऑनर. नेक्स्ट आता है डिस्कर्सी टू द मुगल एम्परर. यहाँ पर क्या हुआ? मुगल एम्परर बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे, दे हैड प्लान समथिंग अबाउट द मुगल एम्परर. उन्होंने क्या किया? मुगल एम्परर को ख़त्म करना चाहा, और इन्होंने मुगल किंग का जो नेम था, दे रिमूव्ड हिज नेम फ्रॉम द कॉइन मिंटेड बाय द कंपनी. ठीक है. फिर आता है ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहेब. यहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने क्या किया? ही डिनाइड टू गिव पेंशन टू नाना साहेब. फाइन.
नाना साहिब बेसिकली कौन थे? ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स पेशवा बाजीराव टू एंड दिस वॉज वाइडली रिसेंटेड बाय द हिंदूज। तो हिंदूज की जो रिसेंटमेंट थी उन पर, उस पर बहुत ज़्यादा उनको ये बेसिकली दैट वॉज टोटली अफेक्टेड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हेयर आई एम टेलिंग यू अबाउट सम पॉइंट जिसमें हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कंपनी से टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बट कंपनी ने जो उसको कंसीड नहीं किया और उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना। So Lord Dalhousie also used this doctrine to confiscate titles and pension of the hireless rulers। और इसी वजह से जो prominent states थे they all fall victim to the doctrine were Satara, Nagpur and Jhansi। The Indian princes they started feel that their state is not safe at all। Clear? Then annexation of Awadh, जब लॉर्ड डलहौजी थे वो अवध में आए थे इन द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ माला एडमिनिस्ट्रेशन, दिस caused great resentment among the sepoys as there were a large number of sepoys in the army of Awadh who now become unemployed। Clear? नेक्स्ट आता है मिलिट्री कॉजेज। ये बहुत इजी है। नंबर 1, लो सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। तो जितने भी हाई रैंक्स इन द आर्मी थे दे वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स। द नेटिव सिपॉयज कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ रिजल्दार एंड सूबेदार, तो उनको हाई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, उनको हाई पोस्ट पे नहीं रखा जाता था। मैक्सिमम पे ऑफ सूबेदार ऑफ इन्फेंट्री वॉज वेरी लेस दैट द मिनिमम पे ऑफ रॉ ब्रिटिश रिक्रूटमेंट। तो बेसिकली उनकी पे बहुत अच्छी नहीं थी, जितनी उनकी मिनिमम होती थी ब्रिटिशर्स की उसकी भी हाफ इनकी होती थी। किसकी? सूबेदार्स की। ठीक है। glut of unemployed soldiers, the company had annexed a number of native states in the British Empire। कंपनी ने बहुत सारे नेटिव्स को स्टेट से निकाल दिया था और एज अ रिजल्ट सोल्जर इन द सर्विस ऑफ दीज स्टेट्स बिकम अनएम्प्लॉयड। ठीक है। एंड द डिसबैंड आर्मी वर दस विलिंग टू जॉइन एनी अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। अब वो जो डिसबैंड आर्मी थी वो कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर रही थी दैट वाज टोटली अगेंस्ट टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। नेक्स्ट, जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट। इन दोज डेज इसमें क्या था, कुछ जो रिवर क्रॉसिंग की बात करी गई है। इन दोज डेज क्रॉसिंग द सीज वॉज considered as anti-religion। It was believed that such persons would lose their religion and caste। कि अगर आपको वो सी को क्रॉस करना है तो आपको अपने रिलीजन को चेंज करना होगा। That is why when in 1824 the sepoys were asked to go to Burma by the sea route to fight for the company, उनको कंपनी से फाइट करनी पड़ती थी। They refused to follow the order, they were severely punished। अगर उनको उनके ऑर्डर को ये लोग रिफ्यूज करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था। एंड द कंपनी ऑल्सो पास द जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट जिसमें मेंशन किया गया था that was made all new recruits liable for general service everywhere across the sea as well as in India। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इमीडिएट कॉज। यहाँ पर था नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। जो ये है आपकी इट्स अ पिक्चर ऑफ एनफील्ड राइफल। इसके पीछे क्या था कि जो इट वॉज इन सच अ हाईली चार्ज एटमोसफियर दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द एनफील्ड राइफल। जो इसकी टॉप थी आप ये देख सकते हो, सॉरी, इसको बेसिकली किससे बनाया जाता था? इट्स कार्ट्रिज हैड अ ग्रीस्ड पेपर ओवर whose end was to be bitten off before loading it into the rifle। तो इस पार्ट को लोड किया जाता था। इसको लोड करने से पहले इसको ना मुंह से ऐसे काटा जाता था
that was bitten off before loading it into the rifle. So the cartridge were reported to be greased with the फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. तो ये इसको बनाने के लिए काउज और पिग के फैट को यूज़ किया जाता था. तो इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम्स की जो रिलीजन था वो उस पर उसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि काउ इज सेक्रेड फॉर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स कंसिडर पिग एज अनक्लीन. So the news about the greased cartridge spread like wildlife. Clear? तो ये नहीं चाहते थे कुछ ऐसा हो, ये इनको दे वर नॉट दे वुड नॉट, और क्या कह सकते हैं आप कि ये इस चीज़ को नहीं कर रहे थे और मान रहे थे. दिस डीपली हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो सभी ने इसको रिफ्यूज़ किया. दे स्टार्टेड रिफ्यूज टू यूज़ एंड न्यू राइफल एंड डिसाइडेड टू रिवोल्ट. इन्होंने बदला लेने का ठाना. एंड दिस इंसिडेंट गेव द नेसेसरी स्पार्क to the fire of anger and discontent burning in the heart of Indians. Easy? So it was all about the causes of the revolt of 1857. आगे हम बात कर रहे हैं some important questions की, जिसमें मैंने सारे causes ही पूछे हैं. आपको कोई सा भी cause पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में. So I have explained every point in detail. You can see this video, and through this video you can try to give the answers. Till then, go through this video and be safe. Thank you.